हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबो, आज हम 12 फिजिक्स का अध्याय 1 से बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए 16 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। अर्थात बिहार बोर्ड ने चैप्टर 1 से 16 सालों में जितना क्वेश्चन उठाया है उसको हम टॉपिक वाइज देखेंगे। इस सीरीज में हम पूरे 12 फिजिक्स को कवर करेंगे। अर्थात पूरे 12 फिजिक्स में टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रश्नों को छांट करके हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक अध्याय का आपको टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दें। जैसे 16 सालों में चैप्टर नंबर 1 से शायद 66 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? चलते हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बाबू, प्रश्न है 1 एम्पियर बराबर होता है। क्या प्रश्न है वो? 1 एम्पियर बराबर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 10th में भी पढ़े हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बाबू, क्या पढ़े हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, किसको? आवेश प्रवाह की दर। और जब भी दर की बात होगी तो समय से भाग लगेगा। आवेश प्रवाह मतलब क्या? आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर हम बता रहे हैं कि जब भी दर की बात होगी तो समय से क्या लगता है? भाग लगता है। तो आवेश बटा समय, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? I। तो I इज इक्वल टू, आवेश को हम Q से लिखते हैं, अपन समय हो जाएगा T। अर्थात I इज इक्वल टू Q बाई T। जो आपका I है ये विद्युत धारा है, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और ये जो आपका Q है ये आवेश है, इसका कूलाम होता है। और ये जो T है ये समय है, इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। क्या करना है? कुछ नहीं, दोनों तरफ 1 से गुना, कुछ नहीं तो एक तो ये है। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू, माफ कीजिए, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन सेकेंड, या कहो कि 1 सेकेंड। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद है बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। क्या है? एम्पियर घंटा मात्रक होता है ना। बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा कि विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय। हमने जस्ट देखा, अर्थात I इज इक्वल टू Q बाई T। तो Q इज इक्वल टू IT। कोई दिक्कत? तो I आपका क्या है? विद्युत धारा। तो ये हो जाएगा इसका एम्पियर। T क्या है? समय। ये हो जाएगा सेकेंड। ये हो जाएगा आपका एम्पियर, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। कोई दिक्कत? तो आपका जो एम्पियर सेकेंड है उसको प्यार से हम कूलाम कहते हैं। और कूलाम आवेश का SI मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, कूलाम आवेश का SI मात्रक होता है। और कूलाम किसको बोलते हैं भाई? एम्पियर सेकेंड को बोलते हैं। चलो, SI केवल मात्रक की तो बात कर रहा है, SI मात्रक की कहां बात हो रहा है? तो हम क्या लिख देंगे बताओ? विद्युत धारा का हम मात्रक SI मात्रक ले लेते हैं एम्पियर, और समय को हम घंटा में ले लेते हैं। तो ये आवेश का क्या आ जाएगा? मात्रक। SI मात्रक नहीं, SI मात्रक तो कूलाम होता है, या उसको बोलो कि एम्पियर सेकेंड होता है। तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, ऐसा मात्रक नहीं। और ये मात्रक की बात भी कह रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना। आगे चलते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि पिको फैरड मात्रक है। पिको फैरड
मात्रक है। ध्यान दीजिए, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। जो फैराड है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। जो आवेश है वह बाबू, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। और तो आप क्या करोगे कि आवेश पे मार दोगे, ठीक, बहुत बढ़िया। बाबू फैराड विद्युत धारिता का भी मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का ये जो मात्रक होता है, मात्रक ही नहीं, इसका एसआई यूनिट भी होता है, एसआई मात्रक भी होता है। तो अब कौन सा ले सर, ए ले कि सी ले? ये तो होगा नहीं भाई, ये तो होगा नहीं। आप जानते हो विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होगा नहीं। तो ए भी होगा और सी भी होगा। और आप जानते हो कि ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है, तो ये मल्टीपल चॉइस वाला हो भी नहीं सकता, क्योंकि बिहार बोर्ड मल्टीपल चॉइस अब पूछता नहीं है। तब हम किसके साथ जाएंगे भाई? दोनों है। देखो, यदि सिंगल रहता, केवल आवेश रहता, तो हम आवेश के साथ चले जाते, धारिता रहता तो धारिता के साथ चले जाते। दोनों है तो क्या करें? तो बाबू सामान्यतः आवेश के साथ यूज फैराडे का यूज नहीं किया जाता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, परंतु सामान्यतः उसका यूज नहीं किया जाता है। आवेश को कूलाम में ही लिया जाता है ना। तो हो जाएगा पिको कूलाम, नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, है ना, मिली कूलाम, ऐसे। तो हम किसके साथ जाएंगे? विद्युत धारिता के साथ। इसका मात्रक ही बोल रहा है, तो कोई नहीं, मात्रक लो या ऐसा ही मात्रक, लेकिन हमको जाना होगा धारिता के साथ। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1 कूलाम आवेश इज इक्वल टू डैश ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये जो ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये आवेश का CGS मात्रक है। क्या है? CGS मात्रक। आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम, और आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। तो स्टेट कूलॉम लिखो या इसे क्या लिखो? ESU लिखो, सेम बातें हैं बाबू। 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलॉम होता है। 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलॉम होता है, या इसे लिख दो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। हमने अभी बोला कि ESU बोलो या स्टेट कूलॉम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आवेश का CGS मात्रक होता है। कोई दिक्कत? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हम अगले प्रश्न पे। बाबू हमारा अगला प्रश्न है कि 1 स्टेट कूलॉम इज इक्वल टू डैश कूलॉम। बड़ा सिंपल सी चीज है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 9, जो आपको गलत कर जाएगा। आप ये देखो ना, पूछ रहे हैं कि 1 स्टेट कूलॉम इज इक्वल टू, तो हमने अभी बताया आपको कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलॉम। अरे तो क्या करो, कुछ नहीं है तो इसमें 1 से गुना कर दो, यहां करो, या 1 का गुना आप यहां पर दर्शा दो। तो अब देखो बाबू, ये 1 के साथ ये गुना में है, तो इधर किस में आएगा? भाग में। तो हो जाएगा 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलॉम इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलॉम। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कर दो ना, 1/3 गुने 10 के पावर ऊपर लेकर के जाओ, तो यहाँ पे +9 है ना नीचे, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9 कूलॉम इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलॉम। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो इसमें हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर D। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, परंतु अक्सर बच्चे, हमने ऑफलाइन क्लास में भी देखा है कि अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, है ना, सोचते नहीं है। तो ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम 7 नंबर प्रश्न पे, माफ करो 6 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है। हमने अभी देखा भाई कि विद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश अपॉन समय। तो यहां से आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो आवेश इज इक्वल टू हो जाएगा विद्युत धारा गुणे समय। तो इसका बीमा निकालना है, तो विद्युत धारा का बीमा A लिखो या I लिखो। A भी लिख सकते हो और I भी लिख सकते हो, और समय का होता है T।
तो AT, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, कहीं कहीं विद्युत धारा का बीमा आपको I भी मिलेगा, तो ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा IT भी मिल सकता है, जो मन करे आप लिखो, कोई दिक्कत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है बाबू, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो पढ़े हुए हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से, देखिए ऊर्जा में रूप होता है और आवेश में वस्तु होता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न करते हैं और ना ही नष्ट करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको लिख लेना है ना। 2 बार पूछा गया है, 20 में और 22 में। ये मजाक आपका 20 और 22 दोनों का है। आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है भाई। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश करेंगे तो 602 लिख लो, जो इसमें लिखा गया है 602 इंटू 10 टू द पावर -19। ऑप्शन नंबर डी है ना। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को केवल ई से भी लिखा जाता है, ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चलो बाबू हम आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है हमारे कि संबंध Q बराबर NE में कौन n का मान संभव नहीं है। कौन n का मान संभव नहीं होता है। तो बाबू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें मिलता है Q बराबर NE, जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 4 हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। अर्थात n का मान पूर्ण संख्या होगा। कौन इसमें पूर्ण नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये संभव नहीं है। 4.2 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4.2 संभव नहीं है। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया, आपके साथ ये मजाक हो रहा है। इस प्रश्न की कोई औकात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यह प्रश्न पूछा गया है 2024 में। कब पूछा गया है? 2024 में। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो हो जाएगा, देखो Q का मान दिया है 8 कूलम। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा क्या बाबू बताओ। और इलेक्ट्रॉन की संख्या n हमसे पूछ रहा है, तो अभी बताएं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार होता है Q बराबर NE, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान है 8 अपन 8 कूलम ना, अपन E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखें ना कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो आपका कितना आ जाएगा देख लो। ये कितना बार में कटेगा? ये कट जाएगा 5 बार में। 1685 होता है ना, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो कितना हो जाएगा बोलो n का मान? n का मान हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 19। अरे -19 है ना, तो ऊपर जाएगा तो +19 आंसर। और n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक ऑप्शन में भी नहीं है, हमारे आंसर में भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं हम 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है, किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। कोई अनाविष्ट वस्तु है, अनाविष्ट वस्तु मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट,
जिस पे चार्ज नहीं है, जिसे हम हिंदी में बोले तो उदासीन वस्तु, है ना, पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है 10⁻19 कूलाम माफ करो, संख्या है ना, तो उसका मात्रक ही नहीं होगा। उस वस्तु पर आवेश की गणना करें। Q = व्हाट, तो चूंकि Q = NE, N का मान 10⁻19 और E का मान 1.6 × 10⁻−19, ये +19 -19 खत्म, 1.6 कूलाम आंसर। उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। आगे देख लेते हैं, आगे क्या प्रश्न है भाई। 12 नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। यह प्रश्न 2010 का है और अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, समझने वाले विद्यार्थी के लिए। कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में कितना होता है। अरे क्वांटम क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = NE। तब क्वांटम आवेश निकाल लीजिए भाई, ऐसा ही मात्रक में पहले निकालिए। N का मान क्या होता है, 1 2 3 4 5, रखो ना, एक बार रखते हैं 1, और गुणे E का मान कितना, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये ऐसा ही मात्रक में आ रहा है। ये क्वांटम का मान, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो अरे भाई सबसे पहले हम एक ही तो रखेंगे ना, फिर आंसर नहीं आएगा तो 2 रखेंगे, फिर नहीं आएगा तो 3 रखेंगे, फिर नहीं आएगा तो 4 रखेंगे, ऐसा रख करके चेक करना पड़ेगा हमको। तो हमने 1 ले लिया, तो 1 लिया तो कितना आ जाएगा बताओ, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम हो जाएगा। ये ऐसा ही मात्रक में, ये क्वांटम का मान आया, परंतु ऐसा ही में नहीं पूछ रहा है, ESU में पूछ रहा है, मतलब कि CGS पद्धति में पूछ रहा है। जो हमने बताया था कि स्टेट कूलाम आवेश का CGS मात्रक होता है, जिसे हम ESU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब बाबू चूंकि 1 कूलाम = 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है या ESU होता है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 1 कूलाम में इतना, 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 2 कलम का दाम 5 × 2, 3 कलम का दाम 5 × 3, 4 कलम का दाम 5 × 4। कितना सिंपल सी चीजें हैं। तो 1 कूलाम में इतना ESU, तो निकाल लो ना क्वांटम में जो मान है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम में कितना, तो ये हो जाएगा हमारा कि 3 × 10⁹ इंटू, मान रख दो ना, जैसे रखे ना 5 × 4, ऐसे ही इतना गुने इतना, 1.6 × 10⁻, कितना, -19। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 4.8 × 10⁻, कितना, -10। क्या है, हाँ 4.8 किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। देख लो ना भाई, 4.78 × 10⁻−10, ये लगभग उसके बराबर है, क्योंकि ई का मान हम अप्रॉक्स में लिए हैं ना भाई, और पास में जाते तो आंसर हमारा और पास में आ जाता। और देखो और सब बहुत दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। हम आगे चलते हैं, कितना नंबर, 13 नंबर। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है, और 2023 में जो प्रश्न पूछेगा ना, उसका शब्द थोड़ा सा बड़ी घुमावदार है, परंतु हम इसको भी बहुत आसानी से समझेंगे। बाबू, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश है, संभव नहीं है। बाबू संभव है, इलेक्ट्रॉन का ही तो अंश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, आवेश इलेक्ट्रॉन का ही तो अंश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जाता, ये तो परिमाणीकरण थोड़ी बता रहा है, ये तो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बता रहा है ना, आवेश संरक्षण के नियम को बता रहा है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को ना बता रहा है। तो ये गलत है स्टेटमेंट के अनुसार।
आगे कह रहा है कणों पर आवेश होता है। ये कहाँ स्टेटमेंट से संबंधित बात है। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। किसी एक कण पर, अनुमेय मतलब परमिसिबल, तो एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। एक कण पर न्यूनतम आवेश होता है जी, एक कण पर न्यूनतम आवेश होता है और न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, जो करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलते हम आगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण को लिखें। सिंपल सी चीजें हैं। एक जो हमने अभी देखा, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा लिख दो ना आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। सिंपल सी चीज है। ये आपका इसका मौलिक गुण है ना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये विद्युत आवेश का मौलिक गुण है ना। चलते हैं हम आगे की ओर। आगे क्या प्रश्न है भाई? तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। बाबू हमारे पास एक m द्रव्यमान का वस्तु है, मान लो कितना द्रव्यमान का? m द्रव्यमान का। अब इसको हम आवेशित 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसको इलेक्ट्रॉन दे करके, इसको इलेक्ट्रॉन दे तो, और नहीं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो। 2 ही तरीका से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे और नहीं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे देखो, यहां पे ऊपर हम माइनस चार्ज लगा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है ना। तो बाबू यहां पर आप देख लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन सा चार्ज को ले जाएगा? माइनस चार्ज को। मतलब ये ऋण आवेश से आवेशित होगा। और इसमें से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो माइनस निकलेगा। अब माइनस निकलेगा तो ऑटोमेटिक क्या बढ़ेगा भाई? प्लस बढ़ेगा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये वस्तु धन आवेशित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वो अपना द्रव्यमान लेकर के न जाएगा भाई। बाबू इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका द्रव्यमान ना हो। अगर वह इस ब्रह्मांड में है तो उसका द्रव्यमान होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान कमेंट करके बताना भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। लेजी के बच्चे की तरह नहीं देखना है वीडियो, है ना। इसलिए जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, है ना। हम कमेंट आपका पढ़ेंगे। आइए देखिए, तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऋण आवेश, देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो इसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ेगा। और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब माइनस चार्ज निकलेगा। माइनस चार्ज निकलेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो माइनस चार्ज निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने द्रव्यमान को लेकर निकलेगा। जब निकलेगा तो इसके द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, कोई भी आवेशित, चाहे धन आवेशित किया जाए चाहे ऋण आवेशित किया जाए, अरे बोला थोड़ी ना है कि धन आवेशित किया जाए कि ऋण आवेशित किया जाए, बस बोला है कि आवेशित किया जाए, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। अरे भाई बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यदि यही लिखा रहता कि ऋण आवेशित किया जाए, ऋण आवेशित किया जाए तो क्या होता भाई? ऋण आवेशित करते तो बढ़ता, धन आवेशित किया जाए अगर प्लस चार्ज की बात करता तो क्या होता? घटता। परंतु केवल आवेशित बोल रहा है, मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। हम आगे चलते हैं बाबू, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। बाबू 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कूलॉम के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। कूलॉम बल होता है बाबू, कूलॉम बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। केंद्रीय बल क्यों होता है? तो बाबू कूलॉम बल के द्वारा 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालते हैं, और
इन बिंदु आवेशों पर जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही काम करेगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल बोलते हैं। और ये आवेशों के बीच लगने वाला बल है, इसलिए विद्युत बल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। दोनों, ए और बी दोनों। मल्टीपल चॉइस नहीं ना है कि ए और बी दोनों पर आप टिक लगा दोगे, इसलिए एक अलग से ऑप्शन आपका दे दिया गया है कि ए और बी दोनों। आते हैं हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? तो क्वेश्चन है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। बाबू निर्वात के परावैद्युतांक को हम इप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। फैराडे प्रति मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, वही मुक्त आकाश बोलो या इसे क्या बोलो आप, निर्वात बोलो, बात सेम है। तो ऑप्शन भी सेम होगा। क्वेश्चन दो जगह इसीलिए डाला गया है कि दो तरह से पूछा है। ये प्रश्न जो पूछा है 2022 में पूछा है और ये प्रश्न जो पूछा है 2015 में पूछा है, बस शब्द का अंतर कर दिया है। एक जगह मुक्त आकाश लिखा है और एक जगह निर्वात लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है, तो दोनों का आंसर भी सेम होगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। क्या बाबू? परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। देख लो बाबू, अभी हमने बोला कि जो परावैद्युतांक है, चाहे निर्वात का ही परावैद्युतांक ले लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर, या इसे कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन, ऊपर ले जाओगे तो क्या, एक है ना पावर, ऊपर जाएगा तो -1 और मीटर का क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2। उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। बहुत सिंपल सी प्रश्न है। इसमें यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो बताओ, ये शिकायत करने वाली बात है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या प्रश्न है भाई? तो आगे प्रश्न है 21 नंबर, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अरे तो अभी तो देखें क्या ऑप्शन है, फैराडे प्रति मीटर, फैराडे प्रति मीटर या कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आपका 22 नंबर, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। बाबू ये है क्या? तो कूलॉम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, F = K Q1 Q2/r², जहां पर K का मान था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई, और इप्सिलॉन नॉट का मान तो आप जानते हो ना 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसको कर करके गुना किया गया तो ये 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ये मानाया था। 9 इंटू 10⁹, है ना। उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं तो दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं बाबू। आगे है किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक इप्सिलॉन नॉट। बाबू अपेक्षित परावैद्युतांक अर्थात अपेक्षित परावैद्युतांक इप्सिलॉन r बराबर होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता या अपेक्षित परावैद्युतता कहते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो बाबू माध्यम की विद्युतशीलता को केवल इप्सिलॉन लिखा गया है और निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इप्सिलॉन m लिखो या इप्सिलॉन लिखा गया ऑप्शन में, तो इप्सिलॉन के साथ चले जाएंगे, m कहां से लाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि हवा में ER का मान होता है, तो हवा का ER मान बाबू 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए इप्सिलॉन r का मान 1 होता है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। कह रहा पानी का
परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी के लिए इप्सिलॉन आर का मान 80 या 81 होता है। मैक्सिमम जगह आपको 80 मिलेगा, परंतु कुछ बुक में आपको 81 भी मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहाँ पर 80 है तो 80 के साथ जाएंगे, और 80 81 दोनों रहता तब हम 80 के साथ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह 80 मिलेगा। एनसीईआरटी 80 मिलेगा। हाँ, दिनेश वगैरह का, दिनेश में शायद आपको 81 दिया गया है, दिनेश पब्लिकेशन में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, तो बाबू धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, इनफाइनाइट। इसका परावैद्युतांक कितना होता है? इनफाइनाइट, है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है। क्या है? कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है। बहुत सिंपल सी चीज है भाई। है कूलॉम नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। अदिश रूप लिखें तो F = 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यदि वेक्टर रूप में लिखेंगे तो ये, अब परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, तो ये तो परिमाण हो गया। दिशा के लिए हम खुद से R कैप लगा देंगे। इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम दिशा दिखाना है। यूनिट वेक्टर का परिमाण 1 होता है ना। आइए देखिए, अब एक चीज बताते हैं बाबू, जो सदिश राशि है उसमें क्या होता है? तो परिमाण होता है और एज वेल एज दिशा होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का परिमाण ए हो जाएगा और इसका दिशा क्या हो जाएगा? ए कैप हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई वेक्टर आर है, तो इसका परिमाण आर हो जाएगा और दिशा आर कैप हो जाएगा। बाबू परिमाण को दर्शाने के लिए केवल आर भी लिख सकते हो और मॉड ऑफ वेक्टर आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो तो आर कैप के साथ मॉड ऑफ वेक्टर आर गुना में है ना, तो इधर भाग में आएगा, तो आर कैप = हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। यहां पर रख दो ना भाई, तो हो जाएगा वेक्टर F = 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब परिमाण। तो इसको ऐसे भी तो परिमाण को लिख सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर। R² लिखो या मॉड ऑफ वेक्टर आर लिखो। बोले ना कि ए लिखिए या मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखिए, आर लिखिए, आर लिखिए या मॉड ऑफ वेक्टर आर लिखिए, सेम बातें हैं। इंटू आर कैप का मान कितना है? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। हो गया आपका 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, या पावर कुछ नहीं तो एक है ना, तो गुना में घाते जुड़ जाती हैं, तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर आर का पावर कितना? 2 1 3 हो जाएगा ना, और इंटू वेक्टर आर। ये वेक्टर एफ का मान आ गया। ऑप्शन नंबर आपका मिल गया ए। कितना सिंपल प्रश्न है, कितना सिंपल प्रश्न है, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम बाबू आ गए कहाँ पे? तो 28 नंबर प्रश्न पे। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, परंतु बहुत सिंपल है। क्या? तो दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप अर्थात क्रम में होता है? ठीक है, चलो दो आवेश ले लेते हैं ना, दोनों जगह हम इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इसलिए लेते हैं बाबू क्योंकि इसके मान को हम आसानी से याद कर सकते हैं और हमें रहता भी है। यदि हम 12 में है तो ये तो रहना चाहिए ना। कितना भाई? ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रखा गया, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रखा गया, है ना। तो यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q1 का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर जो दूसरा आवेश Q2 है वो भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर द्रव्यमान की बात करें तो M1 आपका हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 और यहाँ भी M2 का मान हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। कितना सिंपल सी चीजें हैं, है ना। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? R है। चलो तो क्या करना है? विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात निकालना है ना। तो विद्युतीय बल को हम Fe लिख देते हैं, अपन गुरुत्वीय बल को Fg लिख देते हैं। Fe का मान होता है K Q1 Q2 अपॉन R²।
अपॉन एफ जी का मान होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके 12th शुरुआत में ही पढ़ना है, कूलम का नियम है, और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम 11th में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा कि Q1 का मान कितना भाई, दोनों मान सेम है ना, तो क्या कर देते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन जी, देखो तो m1 m2 का मान सेम है ना, तो m स्क्वायर। आइए यहाँ पर k का मान कितना होता है, तो ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का मान, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम सर्वात्रिक नियतांक भी कहते हैं। अर्थात पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जी का मान कहीं बदलने वाला नहीं है, नाम से ही है सर्वात्रिक नियतांक, सर्वत्र इसका मान नियत रहेगा। बाबू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू एम स्क्वायर, अर्थात m 2 बार है तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। चलिए आगे देखते हैं। तो हम आगे सॉल्व करें तो इससे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, हम समय बचाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर ले लेते हैं, चाहे ऐसे भी आप जानते हो कि हमको गुना भाग नहीं आता है। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 करोगे तो ये हो जाएगा 23.04 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 और ये माइनस 19, तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 19 माइनस का 29 अपॉन, ये कितना हो जाएगा भाई, तो इसको गुना कर देते हैं 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1, ये हो जाएगा 552.34 इंटू 10 टू द पावर कितना, तो 31 प्लस 11, ये हो जाएगा माइनस का 72। अरे पावर गुना में खाते जुड़ती है ना, तो माइनस 11 माइनस 31 और माइनस 31 दो रहोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 72। अब आप क्या करो, यहाँ पर भाग दे दो, भाग दो भाई, ये माफ करो 73 होगा ना, 1 2 3 हो गया, 3 1 2 3 और 3 और 3 6 1 7, हाँ माइनस का 73 होगा ना, हमने गलती से लिख दिया 72, कोई दिक्कत? हाँ अब यहाँ पर देखो, यहाँ भाग दो तो हो जाएगा आपका 23.04 भागा 552.34, ये आएगा 0.04 इंटू 10 टू द पावर 44। ये माइनस का 73 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस का 73, तो 73 में से 29 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। 2 को 0 इसको दे दो, 2 को 0 दे दोगे तो कितना हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर 42 42। तो किस क्रम का है भाई, देख लो यहाँ पर कोई पास में है, हाँ ये रहा पास में का, ये रहा एग्जैक्ट मान आया, किस क्रम का है, तो 10 टू द पावर 42 क्रम का है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बाबू, और आपको हम बता देते हैं यदि आप पूरे सिलेबस का ये कर लिए, कोई आपको बोर्ड में बेहतर नंबर लाने से नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। करना पड़ेगा, आपको करना है, और ये जो पसीना हो रहा है ये आप लोगों के लिए हो रहा है। कुछ भी हो जाए हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, बस आपका सहयोग चाहिए, आपको मदद करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आपके मेहनत के कुछ नहीं होने वाला बाबू, कुछ नहीं होने वाला। आपको करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स का मुंह देखो, कितना मेहनत करते हैं, धूप में, बरसात में, ठंडा में, कोई भी मौसम हो उनको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य है भाई कि शाम को हमको ये सामान लेकर के घर पे चले जाना है। और आप लोग जो है कोई लक्ष्य लिए नहीं है। अरे लक्ष्य रखो बाबू, लक्ष्य रखो, मेहनत करो, नहीं तो वही लेबर वाली जिंदगी जियोगे।
अरे हम बदल सकते हैं, हम अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं, हम अपने घर के दिशा दशा को बदल सकते हैं, हम अपने घर को बहुत आगे ले जा सकते हैं, अपने अच्छे स्टेटस में अपने परिवार को रख सकते हैं। परंतु इन सब बदलाव के लिए सबसे पहले खुद में बदलाव होनी चाहिए। हमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। आप लगो, जलो, तपो, तब आप निखरोगे। निखरने के लिए जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। तपिए, जलिए, आइए और कंसंट्रेशन के साथ यहां पर ध्यान दीजिए। एक एक प्रश्न को देखिए, किसी को स्किप नहीं कीजिए। ये नहीं हमको आता है तो हम स्किप कर देंगे, बहुत गलत बात। ठीक है, आइए देखिए, चलते हैं 29 नंबर। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश स्मॉल q रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। 23 में प्रश्न पूछे गए, बहुत सिंपल सी है। दो आवेश है बाबू, कैपिटल Q और यहां भी है हमारे पास कैपिटल Q। इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में मान लेते हैं कि इनकी बीच की दूरी कितनी है भाई, तो इनकी बीच की दूरी हम मान लेते हैं बाबू कि इनकी बीच की दूरी r है। माफ करो, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब इनके बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल q रख दिया गया। अब बीच में रखा गया तो कैपिटल Q, इस कैपिटल Q की बीच की दूरी हो जाएगी r/2, ये भी हो जाएगी r/2। अब कह रहा है रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। अब देखो, यदि ये नहीं रखा रहता तो ये भी प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, ये इस पे इधर की ओर बल लगाता F कैपिटल Q, और ये इस पर इधर की ओर बल लगाता F कैपिटल Q, अर्थात दोनों दूर भागते हैं। हमको ये ऐसा आवेश रखना है कि ये दूर नहीं भागे, ये जो जहां है वहीं पे रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, ये प्लस प्लस प्रतिकर्षण लगा रहे हैं तो यहां पर एक माइनस चार्ज रखना पड़ेगा जो आकर्षण लगाए, जो आकर्षण लगाए। तो या तो आप पहले ही माइनस मान लो, और नहीं मानना है आपको पहले माइनस तो आप बाद में मान लेना माइनस। हटाओ, अभी अभी माइनस हमने हटा दिया, अपने आप बाद में आ जाएगा आंसर माइनस में। चलिए सॉल्व करते हैं, ये भी चलो प्लस में रख लो। तो एक आवेश ले लो, ये आपका Q, इस पर नेट आवेश नेट बल निकाल लो। चलो कैपिटल Q इस पे बाहर की ओर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। ये Q आपका प्लस ही है, ये भी प्लस है, तो ये भी बाहर की ओर बल लगाएगा FQ। संतुलन की अवस्था के लिए Q का मान निकालना है तो आवेश कैपिटल Q पर नेट बल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। कितना होना चाहिए, 0। चलो नेट बल कितना, तो F स्मॉल q प्लस F कैपिटल Q बराबर 0। इस आवेश पर हम कुल बल निकाल दे रहे हैं। F स्मॉल q क्या हो जाएगा, K स्मॉल q के द्वारा बल है ना, तो Q1 Q2 अपन r² होता था। Q1 का मान स्मॉल q, Q2 का मान कैपिटल Q अपन r², मतलब बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी, r/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस कैपिटल Q वाला निकालो भाई, कैपिटल Q को ये लगा रहा है ना, तो चलो K Q1 का मान कैपिटल Q, Q2 का मान कैपिटल Q अपन r²। बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल R है तो R ही रख लो, बराबर 0। अब बाबू यहां पर देखो हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर ना, तो r² अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस K कैपिटल Q² अपॉन r² बराबर 0। नीचे का नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, तो 4 कैपिटल Q 4 कैपिटल K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r² इज माफ करो प्लस K Q² अपॉन r² बराबर 0। अब सुन लो किसका मान पूछ रहा है, स्मॉल q का मान ना, स्मॉल q का मान पूछ रहा है। तो आप यहां से ऐसे भी कर सकते थे,
ये प्लस में ना इधर उधर ले जाओ तो जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, मतलब 4q इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल क्यू, मतलब q इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू के साथ ये 4 में गुना में है ना, इधर भाग में आएगा 4। ऑप्शन 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 नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कब में ये मजाक हुआ है आपसे? 2023 में हुआ है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आते हैं हम कितना नंबर भाई? 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें और समझाएं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो बहुत सिंपल सी है ना, कि बहुल आवेशों के, है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार स्टेटमेंट जो है कि बहुल आवेशों के अर्थात 2 से अधिक आवेशों के किसी निकाय में एक आवेश पर लगने वाला बल शेष आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात यदि बहुत सारे आवेश हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये सारे आवेश Q1 पर बल लगाएंगे, इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, अर्थात ये F1 लगा दिया, ये F2 लगा दिया, ये F3 लगा दिया। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल F शेष आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के अर्थात F1 प्लस F2 प्लस F3 सदिश योग के बराबर होता है, वेक्टर जोड़ के बराबर होता है। ये आपका क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। समझाने के लिए आप ऐसे चित्र बना के लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। केवल आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और ऐसा बना करके आप समझा दीजिएगा 2 नंबर मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा से आया होगा। चलते हैं हम आगे। 32 नंबर क्या है भाई? तो कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है? तो कूलॉम का नियम का सीमा है बाबू कि कूलॉम का नियम 2 बिंदु आवेशों के लिए ही लगता है। अर्थात कूलॉम का नियम 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों को बताता है। कूलॉम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम बदलने पर कूलॉम के नियम के द्वारा जो बल ज्ञात करते हैं उसका मान बदल जाता है। कूलॉम का नियम स्थिर आवेशों के लिए मान्य होता है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ये आप 3 लिख दीजिएगा, 2 नंबर का है, 3 को लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है? या 2 ही लिखिएगा, ज्यादा भी स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? दिए गए चित्र में यदि आवेश कैपिटल Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान। दिए गए चित्र में दिया गया है चित्र, कैपिटल Q पर कुल प्रभावी बल कितना है? 0 है। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान क्या है? ये 2018 में पूछा गया है बाबू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 18 में बिहार बोर्ड ने परेशान किया था, थोड़ा सा परेशान किया था, ज़्यादा नहीं किया था। ज़्यादा शिकायत नहीं करने का, नहीं तो 25 में क्वेश्चन फिर हार्ड दे देगा। आप समझते नहीं हैं। आइए देखिए, कैपिटल Q पर कुल प्रभावी बल 0। पकड़ लो ना इसको। ये इस पे बल लगाएगा, मिलाने वाली रेखा है, कहाँ लगाएगा भाई? तो ये इस पे बल लगाएगा इधर की ओर, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये इस पे इधर की ओर लगाएगा, ये इस पे इधर की ओर लगाएगा। सिंपल सी चीज है। आइए देखिए, ये इधर लगाएगा, उसको लिख दे रहे हैं एफ स्मॉल क्यू। ये इस पे इधर लगाएगा, इसको लिख दे रहे हैं एफ स्मॉल क्यू। और ये इस पे इधर लगाएगा, इसको लिख दे रहे हैं एफ कैपिटल क्यू। ये टोटल अर्थात एफ स्मॉल क्यू और एफ स्मॉल क्यू, ये देखो ना, ये आर है ना, तो ये भी आर होगा।
ये कितना होगा, आर होगा, और ये भी कितना होगा, आर होगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू ये कितना होगा, आर, और ये भी कितना होगा, आर। मतलब कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90। तो ये भी 90, मतलब यहां भी हमारा 90 होगा। तो आधा कितना होगा, तो ये होगा 45, ये कितना होगा 45। अब बल को जोड़ने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा सेम होना चाहिए, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल को हम साधारण बीजगणित के द्वारा नहीं जोड़ सकते हैं, एक सदिश राशि है, उसका दिशा सेम होना चाहिए, तब आप जोड़ोगे, और नहीं तो फॉर्मूला लगाओगे वेक्टर एडिशन का। तो यहां पर हम दिशा सेम कर लेते हैं। कैसे, देख लो, एफ स्मॉल क्यू का इधर कंपोनेंट लेंगे, तो जिधर एंगल रहता है उधर कंपोनेंट लेने पे, जिधर एंगल रहता है उधर कंपोनेंट लेने पे हो जाएगा एफ स्मॉल क्यू। जिधर एंगल रहता है उधर लेने पे होता है कॉस, तो कॉस 45 डिग्री। इसका यदि उधर लोगे तो इसके लिए तो एंगल इधर है ना है, तो यहां पर हो जाएगा एफ क्यू कॉस 45 डिग्री। अब आप जोड़ सकते हो, सेम दिशा में हो गया, जोड़ दो यहां पर, एफ कैपिटल क्यू प्लस एफ स्मॉल क्यू कॉस 45 प्लस एफ स्मॉल क्यू कॉस 45 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एफ कैपिटल क्यू प्लस ये 2 है ना, तो हो जाएगा 2 एफ स्मॉल क्यू कॉस 45 इज इक्वल टू 0। कुल प्रभावी बल 0 है, इसलिए हम इज इक्वल टू में 0 कर रहे हैं। आइए देखिए यहां पर, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, एफ कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू किसका किसके बीच बल है, तो इसके और इसके बीच बल है ना। चलिए निकालते हैं, तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन बीच की दूरी, बीच की दूरी। अरे सर जी ये तो दिक्कत हो गया, बीच की दूरी यही ना है, ये वाली है, निकल जाएगा भाई। इसका मान कितना है, आर, ये कितना है, आर, ये 90 डिग्री का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये कर्ण हो जाएगा ना। तो कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब कितना है, आर स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आर, आर स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। आर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है ना, बाहर निकल जाएगा, अर्थात रूट 2r, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 2r। उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। आइए देखिए, तो बीच की दूरी कितनी हो गई, के क्यू क्यू अपन आर स्क्वायर, मतलब कि रूट 2r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के एफ क्यू क्या है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू है ना, ये कैपिटल क्यू है ना, इसके बीच बल, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन बीच की दूरी कितनी है, आर, तो आर स्क्वायर बराबर, माफ करो इंटू कॉस 45 ना, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 0, अर्थात √2 से 2 √2 बार में कटेगा, है ना। तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान पूछ रहा है, तो कैपिटल क्यू वाला ले लो, स्मॉल क्यू वाला उधर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपन √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस √2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, के से आपका के हो गया, एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू हो गया, क्या बचा, तो हमारा यहाँ बचेगा, देख लीजिए यहाँ पर क्यू अपॉन 2 कैपिटल क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा -2, बाकी का सब कट गया ना, नहीं -2 स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू गुना में है ना, इधर भाग में आएगा, और ये भाग में है तो गुना में जाएगा। ए माफ कीजिए, यहाँ पर रूट है ना, चलो यहाँ देखो, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान आ गया माइनस, ये इधर जाएगा तो गुना में ना, 2√2, ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ यहां पर ध्यान दीजिए, यदि स्मॉल क्यू अपन कैपिटल क्यू रहता, क्या रहता, स्मॉल क्यू अपन कैपिटल क्यू रहता, तो आप यहां पर देखो, यहां तक भी अगर निकाल लेते तो इसको पलटते यदि, तो स्मॉल क्यू अपन कैपिटल क्यू भी पलट जाता, 1/-2√2 होता,
ये ध्यान रखना है। ऐसे ही यदि मान लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दे और आप क्या करें, आंसर तो याद है सर हम मार दिए, अब पता लगा कि यहां पर स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू किया हुआ है, मामला तो फंस जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती ना हो। चलो हम आगे चलते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व होता है। तो बाबू जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अर्थात आवेश के रेखीय घनत्व को हम लेमडा से लिखते हैं। तो लेमडा बराबर हो जाता है Q अपॉन L। तो Q का मान कूलाम, L का मान मीटर। क्या पूछ रहा है? आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रा कूलाम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो अगला प्रश्न है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। भाई जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ में होता है, अब पृष्ठ का क्या होता है? क्षेत्रफल। रेखा का लंबाई होता है और पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। Q हो गया आपका कूलाम और A हो गया मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ए मात्रक नहीं पूछ रहा है, उसका मान पूछ रहा है। तो Q अपॉन A, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ चलते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, अभी तो देखिए Q बराबर Q बाई A, मतलब कि Q क्या? कुल आवेश, A क्या? कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल से प्रश्न है। आगे आते हैं भाई। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, अरे अभी तो लिखे सिग्मा बराबर Q अपॉन A, मतलब कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल प्रश्न है। आपके साथ मजाक किए जा रहे हैं क्या? नहीं करने चाहिए आपको मजाक। ऐसे क्यों आप ऐसे मजाक कर रहे हैं? हाँ, आप हमको मजाकवा समझते हैं? हम ही हैं फिजिक्स के मास्टर। आओ देखो बाबू, प्रश्न है ये 2023 में पूछे गए हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर, एक त्रिज्या है, इसकी कितनी है गोले की त्रिज्या भाई? 5 सेंटीमीटर। कितना आवेश दिया जाता है? तो Q का मान दिया गया 31.41 माइक्रोकूलाम। अर्थात Q का मान है 31.41, माइक्रो का मान हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 कूलाम, और R का मान है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 के पावर माइनस 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना है? आवेश के पृष्ठ घनत्व के मान। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो सिग्मा बराबर Q का मान 31.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन A क्या गोला है ना? तो गोला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो माफ करो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 3.14 और गुने आर स्क्वायर। आर का मान कितना? 5 गुने 10 के पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो ना 3.14 से 31.41 कितना बार में कटेगा? 10 बार में। कितना बार में? 10 बार में। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। 3.41 अपन 31.41 और 3.14 है ना ये। हाँ देख लो, लगभग 10 बार में कट जाएगा ना? हाँ जी कटेगा। यहाँ देख लीजिए कैसे। इसमें क्या करो, तो 10 से गुना करो, 10 से भाग दो, तो ये कितना हो जाएगा? 31.41 गुणे 10, और यहाँ पे गुना कर दोगे तो हो जाएगा 31.4। देखो तो लगभग बराबर नहीं है, लगभग बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। तो कितना बच गया? 10। तो 10 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना? ये पावर 1 है ना, तो ऊपर हो जाएगा 10 के पावर, गुना में घाते जुड़ेंगे तो -5 अपॉन 4 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 10 का पावर -4। तो ये आपका हो जाएगा 10 का पावर -5 अपॉन 25 चौके 100 है ना, तो 100 को लिखेंगे 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -4। तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर, इसको हटाओ बाबू, कितना होगा? तो ये हो जाएगा 10 के पावर -5 अपॉन 10 का पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना, तो 10 के पावर -3 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आंसर। ये भाई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऑप्शन तो है होगा नहीं, ये सब्जेक्टिव है। ऐसे सॉल्व कर देना। उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत तेज बच्चा हैं। आगे चलते हैं।
आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक को लिखें। जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के लंबाई में होता है तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लंबाई में, जब क्षेत्रफल में होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और जब आयतन में होगा तो आयतन घनत्व। तो जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसको हम रो से लिखते हैं। किससे? रो बराबर होता है Q बाई भी। आयतन को भी से सूत्रित करते हैं ना, वॉल्यूम। तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यू। तो आप, हमने इसका परिभाषा दिया, लिख लेना और मात्रक कैसे निकाल लेना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल प्रश्न पे। तो बाबू अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, आई रिपीट, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश। बाबू धन परीक्षण आवेश को हम Q0 से लिखते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश का परिमाण, है ना, Q0 की निष्पत्ति मतलब भाग को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात E बराबर F अपॉन Q0 होता है। क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q0। बहुत सिंपल सा परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हो। बाबू अच्छा रहेगा कि परिभाषा के साथ साथ जो परिभाषा से हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल करके आ रहा है उसको भी आप लिख दो, है ना। उससे क्या होगा ना कि जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा आपका नंबर नहीं काटेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, है ना। इसका एसआई मात्रक लिखिए। बहुत सिंपल है, जैसा कि परिभाषा हमने अभी बोला उसको पुनः मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश का परिमाण की निष्पत्ति मतलब भाग को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस परिभाषा से हमारा फॉर्मूला आया था E बराबर F अपॉन Q0, है ना। तो इसका एसआई मात्रक लिखिए। किसका एसआई मात्रक? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो क्या हो जाएगा? बल का होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलाम। तो आपका हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका एसआई मात्रक हो गया। उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बाबू हमारा अगला प्रश्न है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अरे भाई अभी तो हम लोगों ने देखा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q0 होती है। तो धन परीक्षण आवेश को, अर्थात जिस आवेश को उस बिंदु पर लाया जाता है, जिस पर बल लगता है, Q0 ना लिख करके क्यों लिखा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ये Q0 ना लिख करके क्यों लिखा हुआ है, तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम बाबू अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? E बराबर F अपॉन Q, E बराबर Q इंटू F, E बराबर Q बाई F, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई F। तो हमने अभी देखा कि E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q वेक्टर रूप में लिखा गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है, और जो Q आवेश है ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो इस पे वेक्टर नहीं लगेगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं बाबू। बहुत सिंपल सी प्रश्न है ये। आपके साथ ये देखो कितना भद्दा मजाक किया गया है। इसकी कोई औकात है? इसकी कोई औकात नहीं है। बस थोड़ा सा लगन लगा करके, मन लगा करके कुछ दिन मेहनत कर लो, बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, खास करके फिजिक्स में। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
बाबू प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो बाबू विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल E बराबर F/Q से निकल जाएगा। अब बताओ भाई, यहाँ कुछ नहीं तो एक ना है, तो एक में F से गुना करोगे तो F, और Q में E से करोगे तो Q इंटू E, तो F बराबर Q इंटू E। ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा प्रश्न है, कितना सिंपल सा प्रश्न है। और इसमें भी आप क्या कर जाते हो, घबराने लगते हो। इसमें भी आप क्या करने लगते हो, घबराने लगते हो। ये घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं बाबू। आगे हमारा प्रश्न है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। अरे भाई, प्रति इकाई आवेश पर, इकाई आवेश, एकांक आवेश 1 कूलाम, एकांक द्रव्यमान 1 kg, एकांक समय 1 सेकेंड, अर्थात जो SI मात्रक वाला होता है उसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो प्रति इकाई आवेश, इकाई आवेश मतलब क्या होता है, 1 कूलाम। तो बाबू चूंकि E बराबर F/Q, तो F बराबर Q इंटू E, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं F इज इक्वल टू Q का मान 1 ले लो इंटू E, तो F बराबर E, मतलब प्रति इकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है F, वो E के बराबर होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और आप देखे भी कितना सिंपल है। चलते हैं बाबू हम आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है। अरे भाई, अभी तो हम लोगों ने लिखा E बराबर F/Q। अरे याद हो जाना चाहिए, जितना बार हम एक चीज बोल रहे हैं याद हो जाना चाहिए आपको। तो E बराबर F/Q, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो बाबू विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, ये अगले चैप्टर में कहाँ से आता है हम आपको बताएंगे, अभी के लिए याद कर लेना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है ना। अभी बता देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में जब संबंध निकालोगे तो E बराबर होता है आपका dV/dr। कई जगह x मिलेगा, तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और ये dV विभवांतर होता है इसका वोल्ट, अब बटा dx दूरी होता है मीटर। मतलब न्यूटन प्रति कूलाम को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको सोच करके घबराना नहीं, बहुत सिंपल है बाबू। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक है। बहुविकल्पिक प्रश्न है, और ये 2013 में पूछा गया था। अब ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अरे तो उस समय का है तो बताना है, क्या सिंपल है, क्या न्यूटन प्रति कूलाम, अब वोल्ट प्रति मीटर, अर्थात B भी सही है D भी सही है। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, परंतु ये आया है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये पहले का क्वेश्चन है बाबू। अब बिहार बोर्ड मल्टीपल चॉइस प्रश्न नहीं पूछता है, जैसे कि हमने आगे भी जिक्र किया था। आइए यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। अरे सर, ये तो लल्लू पंजू सा प्रश्न है, इसका जवाब देने में हमको कहाँ समस्या होने वाला है। सर E बराबर F/Q होता है। सर हमको पता है कि बल का बीमा MLT-2 होता है, और सर ये भी पता है, आपने इसी वीडियो में सर आगे बताया है कि आवेश का बीमा AT या IT होता है। AT लिखे या IT लिखे, तो सर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा MLT का पावर नीचे कितना, 1 ना, ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 -1 कितना, -3, और A का पावर -1, ये हम बंद कर दिए बड़े ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा बाबू, MLT-3 और A-1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बच्चा, हमको ये आभास हो रहा है कि आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हमको इससे बड़ी एनर्जी मिल रहा है, इसलिए हम और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे।
आइए प्रश्न क्या बोल रहा है, दो समान धन विद्युत आवेशों के निकाय के बगल में विद्युतीय बल रेखा खींचे। अरे दो धन आवेश लेने हैं ना, ठीक है, प्लस प्लस। बाबू दो धनावेशित कण एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, दो ऋणावेशित कण एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, परंतु एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। बड़ा सिंपल, कोई दिक्कत उम्मीद है कि नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। तो होगा ये बाबू यहाँ पर कि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल क्यों लगता है, क्योंकि इस प्लस चार्ज से बहुत सारे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, प्लस से बाहर की ओर निकलती है और माइनस के अंदर आती हैं, है ना। तो यहाँ पे प्लस की बात कर रहा है, धन विद्युत आवेश की बात हो रही है, तो हमने इसलिए प्लस लिया है बाबू। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से विद्युत बल जो रेखाएं निकलेंगी ये आगे जाएंगी और ये इधर से आगे आएंगी, तो एक दूसरे को काटेंगी। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न पूछा भी गया है जिसको हम बताएंगे कि कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं ये आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना। बस यहाँ पर बस इतना ही जानो कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यहाँ पर माफ़ करो, हमने तो अगला क्वेश्चन ला दिया, हमको तो इसको हटाना है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए जब आगे बढ़ती है ना तो ये ऐसे मुड़ जाती है, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ेगी, ये ऐसे मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि काटे नहीं इसलिए ये मुड़ जाएगी, है ना। ये इधर से आएगी तो इधर मुड़ जाएगी। बस काटनी नहीं चाहिए भाई, बस काटनी नहीं चाहिए भाई, बस काटनी नहीं चाहिए। अब सुनो, और इसमें से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इधर जाएंगी, और यहाँ से निकलेगी इधर जाएगी, और यहाँ से निकलेगी इधर जाएगी, और यहाँ से निकलेगी इधर जाएगी। अब सुनो, अब इससे ज़्यादा यहाँ पर तुम निकालोगे तो इधर जाने का जगह नहीं है, और तुम यहाँ से निकालोगे तो जाने का जगह नहीं है। जगह नहीं इसलिए क्या करेगा, जगह बनाएगा, तो जगह बनाएगा तो इसको ठेलेगा, मतलब ये दोनों दूर भागेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये 2017 में मजाक किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। अरे ये प्रश्न नहीं पूछता है, मजाक ही करता है। आइए आगे चलते हैं। दो विद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती? आ गया। दो विद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती? तो बता दे रहे हैं सर, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पर काटती हैं, अर्थात जो कटान बिंदु है, वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक तो इस रेखा के अनुदिश इधर की ओर, देख लो यहाँ पर इधर की ओर, इस नीचे वाली रेखा के अनुदिश, और दूसरा इस वाले रेखा के अनुदिश, देख लो यहाँ पर इधर की ओर। बिंदु कौन को था? तो सर बिंदु हमारा एक ही गो था। अब दिशा इसको एगो दिशा इधर आ रहा है, एगो दिशा इधर आ रहा है। बताओ ना, एगो बिंदु दो गो दिशा में हो सकता है? संभव है? एक बिंदु दो दिशा में नहीं हो सकता। तो ये गलत बात है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो एक ही बिंदु का दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। और ये संभव ही नहीं है, और ये संभव ही नहीं है। चलिए तब हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि क्या दो समविभव सतह काट सकता है? भाग मूढ़, दो समविभव सतह भी नहीं काट सकता। ये आगे का प्रश्न है बाबू, लेकिन इसी में दे दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको समझाना पड़ेगा। तो बाबू किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है, हमारे पास क्या है? एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए Q। इसके कारण R दूरी पर यहाँ पर हमने विभव निकाला, तो कितना आएगा? एक बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। K कांस्टेंट होता है, Q जिस बिंदु के कारण निकाल रहे हैं, और R जितना दूरी पर निकाल रहे हैं। अब बाबू इतना ही दूरी पर यदि हम यहाँ पर निकालें तो विभव वही होगा। V बराबर K कांस्टेंट होता है, इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं Q, और दूरी कितना?
आर। इतना ही दूरी पर हम यहां पर निकालें तो यहां भी होगा के क्यू अपन आर, के क्यू अपन आर। इतना ही दूरी पर हम यहां निकालें तो क्या होगा के क्यू अपन आर। इतना ही दूरी पर यहां निकालें तो क्या होगा के क्यू अपन आर। अर्थात जब सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो पृष्ठ बनेगा वही पृष्ठ कहलाता है समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। आई रिपीट, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। उसे क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ। बाबू तो अब बताओ, अब यहाँ पर आर है, मान लो हम R1 दूरी पर निकालें विभव तो एक दूसरा यहाँ पर विभव आएगा V बराबर के क्यू अपन R1। ऐसा ही निकाले हम कहीं और, अब R1 दूरी पर यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर होगा के क्यू अपन R1। तो ऐसे ही जब निकालेंगे तो एक अलग गोला आएगा ना, एक अलग गोला आएगा ना। बताओ तो ये गोला और ये गोला एक दूसरे को काटेगा? कभी नहीं काटेगा। तो पूछ रहा है क्या दो समविभव सतह काट सकती है? नहीं, दो समविभव सतह भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब लो बतियाओ हमसे, हम तो अब आपको समझा दिए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे प्रश्न है बाबू, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो हमार धन लो हमने बना दिया ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये हमने बना दिया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इससे जानकारी क्या क्या मिलती है देख लो। विद्युत क्षेत्र की शक्ति की जानकारी मिलती है, सही है। कैसे मिलती है सर, हम कैसे मान लें कि आप सही बोल रहे हैं? तो बाबू हम बता रहे हैं कैसे। तो जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या पास पास होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात क्षेत्र की शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। दिशा, ये एरो बता रहा है दिशा को, तो दिशा की जानकारी भी देता है। आवेश की प्रकृति, जी बिल्कुल, एरो इधर की तरफ है तो अब पक्का इधर माइनस आवेश होगा, क्योंकि माइनस के तरफ विद्युत बल रेखाएं जाती हैं। और यदि इधर ना देखें तो इधर पक्का प्लस आवेश होगा, क्योंकि प्लस से विद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं। तो अब बताओ, आवेश की प्रकृति की भी बारे में बता रहा है, क्योंकि आवेश की दो प्रकृतियां होती हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। बड़ा सिंपल सा है, मतलब कि ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही, मतलब कि ऑप्शन डी सही। इनमें से सभी। उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए सर। कथन है कि बल रेखा के किसी बिंदु, माफ कीजिए, पहला है विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। जी बिल्कुल, विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा। आइए, कथन सही है ना, कथन एक सही है। दूसरा, बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। जी बिल्कुल, कोई भी बल रेखा है, इस पर जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिएगा वो क्षेत्र की तीव्रता को ही तो बताएगा। तो कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, ये कथन वाला स्टेटमेंट पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये 2009 का प्रश्न है, अब स्टेटमेंट नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री। बाबू सोना धन राजा करेजा, यहाँ ध्यान दो। ये मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो विद्युतीय बल रेखाएं होंगी, जो विद्युतीय बल रेखाएं होंगी ऐसे निकलेंगी। कैसे? ऐसे 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 ऐसे, अर्थात केंद्र से जब जा रही है ना तो पक्का सतह पर लंबवत होंगी, पक्का सतह पर लंबवत होंगी। मतलब सतह के कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। सतह के कैसे होती हैं?
लंबवत होती है। कोई भी विद्युत बल रेखा जब सतह से निकलती है तो लंबवत निकलती है। जैसे हमारे सर में बाल ऊपर आके टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, देख लो मेरे सर का बाल बड़ा डिजाइन में है भाई, ऊपर आकर के टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, परंतु ऊपर आके टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, परंतु बाबू ध्यान दो, जब हमारे सर से निकल रहा है ना तो वहाँ पे सीधे निकल रहा होगा, यहाँ पर इधर की ओर निकल रहा होगा, यहाँ पे इधर की ओर निकल रहा होगा, यहाँ पे इधर की ओर निकल रहा होगा, यहाँ पे इधर की ओर लंबवत निकलेगा, ऊपर आके टेढ़ा मेढ़ा होगा और एक दूसरे को ये नहीं काटता है, एक दूसरे में जुड़ाएगा लेकिन काटेगा नहीं, इन आगे को में से घूस कर दूसरे का निकल जाए। सेम चीज, सेम टू यू। आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। पहले तो विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है, तो जब समान परिमाण, लिख लेना, याद कर लेना, पूछा जाता है, जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। क्या बोले सर? तो हमने बोला कि जब समान परिमाण Q विपरीत प्रकृति 1 प्लस 1 माइनस का दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं और वह अल्प दूरी 2L माना जाता है। अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। परंतु विद्युत द्विध्रुव की बात नहीं कर रहा है, ये बोला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो ये विद्युत द्विध्रुव जिसका हमने अभी परिभाषा बताया, उसका एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, अर्थात P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू 2L। तो अब बाबू यहाँ पर हो जाएगा Q आवेश है ना, कूलाम, 2L क्या है? लंबाई, बीच की दूरी, तो मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तूने तो मेरी जिंदगी खराब की है। नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, मैं कभी नहीं होने दूंगा। बहुत मेहनत लगता है जिंदगी बनाने में भाई, तुम कैसे खराब कर दोगी? यहाँ देखो, हम तो पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है। अरे भाई विद्युत द्विध्रुव लिख दिया यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही कहना चाहता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का क्या पूछेगा वो, क्या कूलाम मीटर ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे बार बार वही पूछा है भाई कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है। अरे चूंकि P = Q इंटू 2L, कूलाम मीटर, आंसर। हाँ, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, यहाँ पे आप परिभाषा जो हमने पीछे बोला उसको लिख लेना कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बातें होंगी भाई। आगे चलते हैं। क्या प्रश्न है? तो आगे प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसके सही मात्रों को लिखें। अरे मुंह दुख गया भाई बोलते बोलते, अब तो आपको याद होना चाहिए। चलो, हम जितना देर तक ये ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं तब तक आप बोलो मैंने क्या बोला था। नहीं बोलोगे? मत बोलो, मैं बोल देता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात P = Q इंटू 2L। ऐसा ही मात्र कूलाम मीटर, आंसर। ये सब लिखना पड़ेगा, फ्री का नंबर नहीं मिलता इस दुनिया में, फ्री का कुछ नहीं मिलता। आगे चलते हैं बाबू। 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का क्या निकालिए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस निकाय का क्या निकालिए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। शायद आपको साउंड प्रॉब्लम हो रहा था, है ना, हमने गलती कर रखा था, हमको ध्यान नहीं था। अब आप साउंड थोड़ा सा अच्छा आ रहा होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे। मेरे से गलती हो गया, माफ़ कर दो रे बच्चा। यहाँ क्या है भाई कि 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा धन? 5 कूलाम, Q का मान 5 कूलाम, और बीच की दूरी को क्या लिखते हैं हम? 2L ना। कितना? 5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 5 × 10⁻² मीटर। बाबू सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुना किया जाता है। नहीं सर, हमने तो पढ़ा है कि 100 से भाग दिया जाता है। जी भाई 100 से भाग दो। 100 को क्या लिख दोगे? 10 के पावर क्या लिखोगे भाई? तो सर 10 के पावर 2 लिखेंगे। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। नीचे जो प्लस में है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या निकालना है? इस निकाय का विद्युत ध्रुव गुण ना, तो P बराबर Q × 12 5 × 5 × 10 के पावर -2 25 × 10 का पावर -2 कूलाम मीटर। ओ माफ़ करो, ऑप्शन नंबर बी 25 × 10 के पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। सर सब तो आप सॉल्व कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? अरे तुम रोक दो वीडियो को, रोको ना, अरे रोक लो भाई, ये बना के दिखा दो। नहीं बनाओगे तो हम तो बनाइबे करेंगे। क्या है प्रश्न भाई? कि एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है। एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण दिए गए हैं। चलो ये का दिया गया है +3 × 10⁻19। दूसरा है -3.2 × 10⁻19 और उनकी बीच की दूरी दी गई है। कितनी दी गई है? तो ये बाबू है हमारा 2.4 × 10⁻−10 मीटर। मीटर में है, यहाँ पे बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्युतीय ध्रुव गुण निकालिए। अरे P बराबर Q × 12, जो बीच का दूरी होता है वह बाबू 12 ही होता है। तो Q का मान हो जाएगा 3.2 × 10⁻−19। 12 का मान 2.4 × 10⁻−10। तो कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 के 8, हाथ में बच गए 4 है। 24 दूनी 48, 24 × 72, 73, 74, 75, 76। कितना अंक के बाद दशमलव है? तो एक अंक यहाँ पे और एक अंक यहाँ पे, 2 अंक के बाद इंटू 10⁻, गुना में घाते जुड़ती हैं तो -19 और -10, माइनस का 29 कूलम मीटर। ऑप्शन 7.68 × 10⁻−29 कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बहुत सिंपल, लल्लो पल्लो। आगे बढ़ते हैं बच्चा। आज बच्चा बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 2010 और 2014 2 बार ये मजाक किया गया है। यहाँ पे निकालना है बाबू। बाहरी विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, सबका मतलब एक होता है। अरे सबका बदला लेगा रे तेरा भाई फैजल, यहाँ ध्यान दे। तो कह रहा है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलो माना एक विद्युत द्विध्रुव बाहरी विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। कितना कोण पे है? थीटा कोण पे। चलो ये देखो, ये कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र है, ये रहा। लो एक विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे है। यहाँ पे मान लेते हैं +Q आवेश है और यहाँ पे क्या है? -Q आवेश। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। और ये विद्युत द्विध्रुव कितना कोण पे रखा है? थीटा कोण पे रखा है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, या कहो बाहरी विद्युत क्षेत्र। अब बाबू ये इधर की ओर विद्युत बल रेखाएं हैं, तो हमने बताया कि पक्का इधर कोई प्लस चार्ज होगा, तभी तो वह कोई आवेश होगा, तभी तो वह विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न कर रहा है। तो पक्का इधर कोई प्लस होगा, क्योंकि प्लस से विद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं। या कहो कि पक्का इधर कोई माइनस आवेश होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं माइनस की तरफ आती हैं। तो अब यहां पर देखो कि प्लस पर ये प्लस माइनस आकर्षण बल लगता है, तो इधर की ओर बल लगेगा, और माइनस प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब पक्का ये इधर भगाएगा। इसके अनुसार देखो तो माइनस प्लस आकर्षण बल लगता है, उसको खींचेगा, और प्लस प्रतिकर्षण बल लगता है तो ढकेलेगा, भगाएगा।
चल हट। अब बाबू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव आवेश पर अपने दिशा में बल लगाता है, तो अपने दिशा में बल लगा दिया F प्लस Q। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। ये कौन सा वाला था, तब प्लस Q वाला था, इक्वेशन नंबर 1। अब बाबू विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र निगेटिव चार्ज पर अपने क्षेत्र के विपरीत बल लगाता है। विपरीत लगाएगा, पीछे की ओर लगाएगा, तो हो जाएगा यहां पर कितना बल भाई, F माइनस Q। तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर जो बल है वो होता है Q इंटू E। अब आप कहोगे कि सर यहां पे प्लस Q इंटू E होगा और यहां पे माइनस Q इंटू E होगा। नहीं, प्लस माइनस दिशा बताने का काम करेगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो है माइनस इधर की ओर लग रहा है और ये जो प्लस है इधर की ओर लग रहा है। ये प्लस और माइनस दिशा बताने का काम कर रहे हैं। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से बलों का परिमाण समान और दिशाएं विपरीत है, अतः माफ कीजिए विपरीत है, साथ ही इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, अतः यह बल एक बल आघूर्ण का निर्माण करेगा। यह जो बल है एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। ये जो बल है इस क्रिया रेखा पे काम कर रही है, ये जो बल है ये इस क्रिया रेखा पर काम कर रही है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, एक ही क्रिया रेखा पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाएं। चलो इसको हम इधर ढकेल रहे हैं और इससे इधर ढकेल रहे हैं, यहां पे नेट बल 0 हो जाएगा क्योंकि क्रिया रेखा सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। परंतु यदि हम क्रिया रेखा बदल दें, इसकी क्रिया रेखा ऊपर और इसकी क्रिया रेखा नीचे, अब बल लगाएं तो देखो ये घूमेगा, रोटेट करेगा, अर्थात यही बल आघूर्ण का निर्माण कर देगा। बाबू बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बाबू बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं। शायद उधर का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाई दे। अब बाबू
बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू बल कितना है Q इंटू ई, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालो ना, लंबवत दूरी यही वाली होगी ना, बड़ी सिंपल तरीके से निकल जाएगा, बड़ी सिंपल तरीके से। अगर बहुत सिंपल में जाना चाहते हो तो ये आपका दूरी कितना है, ये वाला आप देखो 12 है ये वाला, और यहां पर एंगल कितना है बाबू, तो यहां पर आपका एंगल है ये वाला एंगल आपका थीटा है। अरे ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना, तो 12 इसका इधर कंपोनेंट लोगे एंगल की तरफ तो कॉस आएगा, और इधर वाला लेगो तो साइन आएगा। अरे वेक्टर को यहाँ पे यहाँ कर दो, मतलब हो जाएगा 12 साइन थीटा। अगर ऐसे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इस दूरी को आप x मान लो। क्या मान लो, x। नाम दे दो, इस बिंदु का नाम a, इसका b और इसका c कर दो, इंटू x। लंबो दूरी को x मान लिए, इक्वेशन नंबर 3। अब है ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में अब बाबू हमें थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लो इतना आए हैं। अब यहां पर देख लो, चलो यहां पर देखो। अब तो त्रिभुज ABC में ये आपका त्रिभुज है, देख लो ये वाला। हम कलर चेंज करके थोड़ा सा उसको खींच देते हैं, ये वाला ABC ये ट्रायंगल है, ले लेते हैं। ये रहा आपका ABC, ये एंगल आपका थीटा है, ये A है, B है, C है, ये आपका 12 है, ये आपका x है। तो यहां पर आप ध्यान दोगे जब, तो आप पाओगे कि जो एंगल होता है उसके सामने वाला P होता है, और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला H होता है, जो बच गया बेस। तो ट्रायंगल ABC में आप साइन थीटा बराबर लिख दो, क्या होगा P/H। P का मान कितना है x, H का मान कितना है 12। तो यहां से x का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 12 साइन थीटा। शायद हमने लिखा भी था वहां पे 12 साइन थीटा। समीकरण 3 में अब यहां पे सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 3 में x का मान रखने पर रखो, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका QE इंटू 12 का मान कितना, x का मान कितना 12 साइन थीटा। तो Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 12 क्या होता है, अरे विद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं P। तो Q इंटू 12 P हो जाएगा PE साइन थीटा। ये टाउ का मान हो गया, और ये अदिश रूप है, ये ध्यान रखना, अदिश रूप। यदि आप सदिश रूप में लिखना चाहोगे, यदि आप सदिश रूप में लिखना चाहोगे, सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो क्या, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू साइन है तो क्या होता है क्रॉस, कॉस रहेगा तो डॉट, तो हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये जो हमने लिखा ये आपका सदिश रूप है। कोई दिक्कत? तो ये इसका डेरिवेशन रहा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत ध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क P क्रॉस E। P क्रॉस E अभी तो हम लोगों ने देखा ना, अभी तो प्रूफ किया। इसमें क्या समय लेना सर, हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते सर। आगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था स्थिति में रहे। ए टाउ बराबर PE साइन थीटा, तो साइन 0 कर दो, थीटा का मान 0 डिग्री लो, तो टाउ बराबर PE साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0, तो सब क्या हो जाएगा 0, तो टाउ आपका 0 हो जाएगा बाबू, टाउ आपका 0 हो जाएगा। अब टाउ 0 होने के कारण क्या हो गया देख लीजिए, टाउ 0 होने के कारण बल आघूर्ण जब 0 हो जाएगा तो आपका द्विध्रुव साम्य अवस्था में रहेगा। सर
तो जीरो तो हम लगा दिए, परंतु साइन 180 भी तो जीरो होता है और पाई का मान 180 होता है, तब भी तो टाउ जीरो आएगा। तो बाबू इस स्थिति में एनर्जी हाई होता है। एनर्जी क्या होता है? हाई होता है, इसलिए 180 वाला नहीं होगा। क्या होगा? जीरो वाला। आगे चलते हैं। आगे है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो बाबू स्थिर विद्युत क्षेत्र आपका संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है ना। आगे बढ़ते, याद कर लेना इसको। 65 नंबर, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता, समझाइए क्यों। तो बाबू जब त्वरित झंझावात होते हैं, अर्थात जब जोड़ों से बिजली चमकते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए वायुमंडल उदासीन नहीं होते हैं। या इसका दूसरा आप लिख सकते हो कि अंतरिक्ष किरणें के कारण वायु में लगातार, आई रिपीट, जो आपके एक नंबर तो हमने बताया ना, 2 नंबर जो आपके अंतरिक्ष किरणें हैं के कारण वायु लगातार आयनीकरित होते रहता है, जिसके कारण बाबू वायुमंडल उदासीन नहीं होते हैं। या तीसरा आप ये भी लिख सकते हो कि प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के कारण वायुमंडल में आवेश लगातार उत्पन्न होते रहता है ना। जो प्राकृतिक रेडियो तरंगे हैं, जिसके कारण भी आवेश लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला चलते हैं। धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभव तल को परिभाषित करें। सिंपल सी चीज है, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा पूछा है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, है ना, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको परिभाषा लिख देना कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, माफ कीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिमाण के निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समविभव तल को परिभाषित करें। तो बाबू वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे हम समविभव तल कहते हैं। उसे हम समविभव तल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम यहीं पे इस फर्स्ट चैप्टर के क्लास को समाप्त करते हैं। 16 सालों के इतिहास में जितना प्रश्न अभी तक पूछा गया था, उस सब को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी त्रुटियां भी आपके नज़रों में आएंगी। पहला क्लास है, उम्मीद है कि आगे क्लास और बेहतर होते जाएगा। धन्यवाद। बाय 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 बाय।